आदाब नाज़रीन, अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। ये इल्म का सौदा, ये किताबें, ये रुसाले एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। हमारे मसाइल में आज हम शायरी के हवाले से अपने मसाइल पर गौर करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक के बाद के सफर में आज तक हम यहां पहुंच गए हैं, क्या आज भी शायर हमारे मसाइल को उसी अंदाज से उठा पा रहे हैं, या अगर वो उठाते हैं तो सामीन उसे उस अंदाज से सुनना चाहते हैं। अगर सामीन की नजर जो है हमारे मसाइल पर नहीं है तो फिर शायर अगर उस मसाइल उठाएंगे भी तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि क्या हमारे शायरों के भी अपने मसाइल नहीं हैं। आज हम गौर करेंगे दरअसल शायरी के हवाले से हमारे मसाइल पर भी, शायरी पर भी, और एक नए अंदाज से हमारे मसाइल को पेश करने की कोशिश करेंगे। हमारे दरमियान चार अहम शख्सियात, या मैं कहूं कि चार अहम शायर मौजूद हैं जो मुशायरों का एक जाना माना नाम है। तो आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन शायर इकबाल अशर साहब, हम उनका खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा अना दहलवी साहिबा भी, और ये जो शायर हमारे दरमियान यहाँ पे मौजूद हैं ये दुनिया भर में अपनी शायरी के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में ये जाते भी रहते हैं। हम इनका खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं एक और अहम नाम, हमारे मुशायरों का अहम नाम, हमारी शायरी का अहम नाम, जनाब मलिक ज़ादा जावेद साहब, आपका भी खैर मकदम करते हैं। तंज़ मज़ाह के एक अहम शायर नश्तर अमरोवी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले इकबाल भाई मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, शायरों के मसाइल बड़े हैं या हमारी कौम के मसाइल? इसे अलग अलग करके ना देखा जाए। हालांकि ये बात अलग है कि शायरी की जो हुदूद हैं वो किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं होती। शायर के जहन में आफाकियत का तसव्वुर होता है, उसकी शायरी में भी, उसकी फ़िक्र में भी। वो रंगो, नस्ल और मज़हब और हुदूद से आगे कहीं जाकर सोचता है। लेकिन ये बात सच है कि जिस मुल्क में शायर का क़याम होता है या वो जहाँ का बाशिंदा होता है, वहाँ के सियासी और समाजी मसाइल से उसका बराह रास्त सरोकार होता है, और उसके कुछ रिफ्लेक्शंस जो हैं उसकी शायरी में भी नज़र आते हैं। और जैसे एक लफ्ज़ हमारे यहाँ बल्कि इस्तिलाह है असरी हिस्सियत, अगर शायर इससे मुबर्रा है या ना आशना है तो मैं समझता हूँ उसकी शायरी कंप्लीट नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैं जमालियाती सिलसिले का शायर हूँ या बस मुझे यही पसंद है, तो ये उसके नामुकम्मल होने की दलील है। शायर को एक ज़िम्मेदार फ़र्द होने के नाते अपने अहद के सियासी और समाजी मसाइल पर भी नज़र रखनी चाहिए। अब वो उसका किस हद तक इजहार करना अपनी शायरी में पसंद करता है, उसका लहजा किस हद तक उसे इजाज़त देता है ऐसा करने की, उसका लहजा नरम होता है या वो लाउड होता है उसको लेकर, ये उसकी ज़ाती पसंद पर मुनहसिर करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दोनों मसाइल एक हैं, इन्हें गमे ज़माना भी और गमे जाना भी, और गमे जाना भी जो है वो एक हो जाते हैं एक शायर की नज़र में। बल्कि अहमद फराज का शेर है ना कि गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराब में जो शराबों में मिले। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह। मलिक ज़ादा जावेद साहब, आपको क्या लगता है कि आज की शायरी कहाँ पर खड़ी हुई है जिसमें हम जो है मुल्क और कौम के दर्द को किस तरीके से शामिल कर सकते हैं? कहा यह जाता है कि शायर जो है अपने अहद का आईना होता है, और ये भी है कि अगर आपको किसी दौर के बारे में जानकारी करना है कि वहाँ का माशरा कैसा था, वहाँ की हुकूमतें कैसी थी, उसका डायरेक्ट असर शायर की शायरी पर पड़ता है। तो लोग ये करते हैं, हमारे अहद के लोग जो वो ये कहते हैं कि उस ज़माने के शायरों की शायरी का मुताला करते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि उस दौर में कितनी अच्छाइयाँ थीं, कितनी खामियाँ थी, वगैरह वगैरह। इसका उस दौर का तारीख़ी अखबार भी हो जाएगा। हाँ जी जी, जिसमें बस तारीखें नहीं लिखी हैं, बाकी हालात सारे हालात उसके अंदर वो होते। पहले तो तरक्की पसंद शायरों ने
एक पैगाम दिया आज़ादी का, और हमारे कौम को और यहाँ के लोगों को जोश और वलवला पैदा करने के लिए उनकी एक से एक लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी शायरी से उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद जो है जो करवट ली शायरी ने, उसमें फिर ज़िंदगी के मसाइल, उन्होंने उनको गिरदोपेश में होने वाले वाक़यात, अपने जिस दौर से वो गुज़र रहे हैं वो कैसे महसूस कर रहे हैं, वो तमाम मसाइल उन्होंने शायरी में अपने उतारा। हर दौर में दो तरह के शायर हुए हैं, हमारे दौर में भी दो तरह के शायर हैं। एक शायर वो हैं जो पूरी शायराना जो उससे वाकिफ़ हैं तारीख़ से, और इशारों व कनायों में गुफ्तगू करते हैं, बात वही कहते हैं लेकिन शायराना पैराए में करते हैं। दूसरी तरह के लोग जो आ गए हैं वो सीधी सीधी बात करने लगे हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, नाम लेते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये तरीक़ा हमारी शायरी की तारीख़ का नहीं है। शायरी की तारीख़ का तरीक़ा ये है कि जो भी आप गुफ्तगू करें आपका मफ़हूम भी वाज़ह हो जाए और शायरी की इज़्ज़त व आबरू भी बाकी रहे। क्या बात है, वाह। तो समाज में सबसे ज़्यादा अगर कोई हसास हो सकता है वो शायर होता है, शायर होता है, अदीब होता है, फनकार होता है। और उसकी फ़ौरन उसकी क्या बोलते हैं, शायरी में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, उसकी पेंटिंग में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, मतलब सारी जितने भी फ़नून लतीफ़ा हैं उसमें वो सब सिमट जाती है, उस अहद के वाक़यात और तमाम उसका असर उसके ऊपर पड़ता है। तो हमारे यहाँ आजकल जो शायरी हो रही है, मतलब वो दूसरे तरह के शायरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले तरह की शायरों कह रहा हूँ जो पूरे लवाजमात के साथ शायरी कर रहे हैं। वो इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि शायरी का भरम भी बाकी रहे और अपनी बात वो कह सकें। यही मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ भी है, शायरी के लिए भी ज़रूरी है। नशरत अमरूई साहब, आप तो तंज़ो मिज़ाह में बहुत कुछ कह जाते हैं, आपको तो कोई परेशानी नहीं होती हो कि अपनी बात कहने में आज के दौर में, या आपको भी छुपा के कहनी पड़ती है बहुत सारी चीज़? तंज़ो मिज़ाह की शायरी बिल्कुल एक पुलिस रात से गुजरने जैसी है। ज़रा देर में आप फक्कड़पन के गार में गिर सकते हैं, ज़रा से मेयार से हटे और आप गए। आज का दौर वो दौर है कि फक्कड़पन ज़्यादा आ चुका है, बजाय शायरी की गुफ्तगू ज़्यादा हो रही है और डायरेक्ट गुफ्तगू हो रही है। जाफ़र जटली से लेकर और नश्तर अमरोही तक बड़े बदलाव आए इसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अकबर इलाहाबादी के ज़माने में मौज़ूआती शायरी हुई, उस दौर का पता चलता है कि उस दौर में क्या हो रहा था। उसको फिर दिलावर फिगार ने अपने अंदाज में पेश किया। दिलावर फिगार को मैं अपने वक्त का शहंशाह मानता हूँ, क्योंकि उसने मौज़ूआती शायरी के साथ साथ ऐसे हालात पर शायरी की कि वो आज भी लागू होते हैं। ज़रबुल मसल बन गए उनके मिसरे। उसके बाद आप देखें आजकल ख़ास तौर से कवि सम्मेलनों में जो हमारे शुअरा भी पढ़ रहे हैं, नाम लेकर डायरेक्ट गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो ज़रा अच्छा सा तो नहीं है। लेकिन हाँ, शायरी तो शाइस्ता होनी ही चाहिए, चाहे वो तंज़ो मिज़ाह में हो। तंज़ भी किया जाए तो तंज़ के पराये से किया जाए। आप एक शायरा हैं, लेकिन आप एक औरत भी हैं, तो आप जब एक शायरा की हैसियत से हमारी औरतों के मसाइल देखती हैं, जब ट्रिपल तलाक पर बात होती है या इस तरह के दीगर मौज़ूआत आते हैं जिसमें ख़वातीन को निशाना बनाया जाता है, तो आप कैसा महसूस करती हैं उस हालत में? मेरे ख्याल में पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तो औरत को तो ये समझा गया कि ये कमतर है, मगर आज के दौर में लड़कियां या जो भी ख़वातीन आगे हैं बहुत आगे बढ़ गई हैं, अब कमतर नहीं समझा जाता। पिछले ज़माने में जो लोग सोचते थे वो अब पिछड़े में लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी भी बहुत मुश्किलें पेश आती हैं। जब मैं शुरुआती दौर में मुशायरों में आई थी तो मेरी शायद 12-13 साल की उम्र थी, 13वें में थी, और ये सोच के नहीं आई थी कि मुझे शायरी करनी है या मुशायरे पढ़ने हैं। सिर्फ ये सोचना था कि मेरे घर में मेरे पापा और बड़े भाई नहीं थे, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के लिए मुशायरा पढ़ना था। पर मुझे ये यकीन भी नहीं था, अल्लाह का करम है कि उसने बेपनाह इज़्ज़त और दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ बख्शी। और आज जो औरतें किसी से कमज़ोर नहीं है, ये कहा जाता है ज़रूर कि औरत कमज़ोर। और ये जो तलाक वाली बात हो रही है, तो मैं तो खुद ही इस चीज़ को कहीं हद तक उसी में घूम रही हूँ, मेरे लाइफ पे भी गुजर रही है। तो ये
ज़रूरी है। हमको इस्लाम से ज़बरदस्ती छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कोई भी मुसलमान औरत ये नहीं चाहती कि हम इस्लाम से हट के कोई बात करें। अगर हुजूर ने जो भी कुछ हदीस में जो भी कुछ लिखा गया है, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। हाँ, आज के दौर के साथ हट के भी नहीं चल सकते, क्योंकि फिर पिछड़ जाएंगे। इसलिए इस माहौल को, अब जैसे लोग ये सोचते होंगे अना दहलवी साड़ी पहन के सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़े हैं और ऐसे ही घूम रही हैं, तो फिर इस दौर को पिछड़ जाएंगे हम। अगर नकाब पहन के मुशायरा तो नहीं पढ़ सकती अना दहलवी, तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। शुरुआती दौर में जब मुशायरों में आई तो मुझे बहुत कुछ कहा भी गया, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया। आपने इस एहसास को कुछ अशार में मैंने ढाला? एक शेर, बस वो काफी है अगर मैं उस शेर को सुनाती हूँ। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। क्या बात है, वाह। इकबाल असगर साहब, मुझे जाना है ब्रेक पर, और तरीका ये रहा है कि मैं एक शेर पढ़ता हूँ और ब्रेक पे चला जाता हूँ। अब मेरे पास इतने शायर मौजूद हैं, तो मैं जो हूँ उसका फ़ायदा क्यों न उठाऊँ। तो आप कोई एक शेर तरन्नुम से गुनगुना दीजिए और हम वक्फे पर चले जाएंगे। तरन्नुम की कैद ना लगाइए अगर आपको शेर सुनने हैं। जी नहीं, जी, कोई बात जी। नहीं, ऐसे सुना जो आपकी मर्जी। देखिए, कुछ मेरे शेर हैं वो मैं शायद सुना पाऊँ आपको। जी भाई, एक तो मैं वजाहत ये कर देना चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा अच्छा जब लगता है जब मैं हिंदू या मुसलमान नहीं बल्कि इंसान बनकर शेर कहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह। कि एक तो हम मुनाफिकों से बड़े परेशान हैं। तो मैंने एक शेर शायद पसंद भी किया गया है, शायद वो कहा, और एक शेर साथ में सुनाऊंगा मैं, कि हम ही ने अपने चिरागों को पायमाल किया। वाह। ये अजीम लोग जिन्हें हमने खो दिया, अपने जो हमारे कायद जो थे या रहनुमा जो थे, हम ही ने अपने चिरागों को पायमाल किया, हम ही हैं अब कफे अफसोस मलने वाले लोग। वाह 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 हमने वाह अपने चिरागों को पायमाल किया, हम ही हैं अब कफे अफसोस मलने वाले लोग, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। क्या वाह। और ये शेर मुनाफिकों की नज़र है कि सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। हाँ, क्या बात है, वाह वाह। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। क्या बात है। कल को अगर आप नहीं रहे तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा कौन? 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हमारे मसाइल में हम एक मुख्तलिफ नज़रिए से अपने मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं और शायरों के मसाइल पर भी तवज्जो दे रहे हैं। हमारे दरमियान 4 अहम शायर मौजूद हैं। इकबाल भाई, जैसे आपने मुनाफिकों की बात की, तो क्या आपको लगता है कि कौम के मसाइल को बढ़ाने में इन्हीं मुनाफिकीन का ज़्यादा किरदार रहा है? आप तारीख़ इस्लाम उठाकर देख लीजिए, जहाँ भी मुसलमान से टकराएगा, चाहे जंग जमल हो, जंग सिफ़रैन हो, या उसके साथ साथ और बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए, गलत फहमियाँ फैली आपस में। बाद के दौर में भी आप देखेंगे, मुग़ल्स के ज़माने में भी आज भी मीर जाफ़र और इस तरह के लोगों की मिसालें दी जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनाफिकत जो है वो माशरे से होती हुई सियासत में दाखिल हो गई है। मुझे तो एक वाक़या ऐसा नज़र आता है या 2 वाक़यात ऐसे नज़र आते हैं तारीख़ मुस्लिमीन में कि एक तो हुजूर के साथी और एक इमाम हुसैन के साथी कि जो उन्हें छोड़ के नहीं गए। वरना मैं भी दावा नहीं कर सकता, आप भी दावा नहीं कर सकते। अजहर इनायती का एक शेर मुझे याद आता है, अजब सफ़र है मुझे भी पता नहीं अजहर, अजब सफ़र है मुझे भी पता नहीं अजहर कि अगले मोड़ पे किरदार मेरा क्या होगा। हाँ, क्या बात है, वाह। तो अब ये मुनाफिकत जो है ये माली फ़ायदे के लिए है, सियासी फ़ायदे के लिए है, खुदा जाने क्या है। लेकिन हम लोग इंसानों से ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट बन गए हैं, मौका परस्त बन गए हैं। हमारा ना कोई नाम है, ना कोई मज़हब है, ना कोई उसूल है, ना कोई नज़रिया है। एक भीड़ है बेचेरा, हम जिसका हिस्सा हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। नाज़रीन देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं हमारे मसाइल में, हमने जितने अब तक गुफ्तगू की है उससे बिल्कुल अलग और गहराई से बात निकल के सामने आ रही है, क्योंकि हसास जहन लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो कौम के मसाइल पर इस अंदाज से गौर कर रहे हैं जिससे हमें समझ में आ रहा है कि आखिर हमारी जो ये परेशानी है, हमारे जो मसाइल हैं, उनका सबब क्या है। ये इतनी गहराई से उसकी बुनियाद में जाने की कोशिश कर रहे हैं। नशरत मोइनी साहब, जब इस तरह का माहौल हो तो उसमें शायर का काम कितना अहम हो जाता है? चूँकि एक शायर ही है जो इस सिलसिले में रोशनी डाल सकता है, उसका हल नहीं निकाल सकता लेकिन उस मौजू को आगे बढ़ा सकता है। मैं 4 मिसरे पेश करूं आपकी खिदमत में। जो होना चाहिए वो आज भी होने नहीं देती, जो होना चाहिए वो आज भी होने नहीं देती, ये हैं जो फासले उनमें कमी होने नहीं देती। हम मुसलमानों की ख्वाहिश है कि हों सब मुत्तहिद नश्तर, मगर ऐसा सियासी गंदगी होने नहीं देती। क्या बात, बस यही वो चीज़ है। और टॉपिक्स हैं हम लोग कहने के लिए, मिसाल के तौर पर आज के मशायरों के हालात, उसके लिए मैं 4 मिसरे और 4 मिसरे फिर शायरों के हालात के लिए कि बात ऑल इंडिया की मत पूछो, भीड़ तो शायरों की भारी थी। बात ऑल इंडिया की मत पूछो, भीड़ तो शायरों की भारी थी। 1 2 3 के सिवा नश्तर रेजगारी ही रेजगारी थी। वाह। और ये शायरों के बारे में 4 मिसरे के जो दाद पाते हैं महफिल भी लूट लेते हैं, गले के जोर पे रखते हैं धार गजलों पर। क्या बात है। और जो बहर में नहीं कह सकते एक भी मिसरा, वो घूम आए हैं बहरीन 4 गजलों पर। क्या बात है। बस यही मेरी शायरी का अंदाज है वाह। और यही मामलात हैं, यही मसाइल है। जावेद भाई, आप जब नई नस्ल की जानिब देखते हैं और आप पुरानी नस्ल को भी नई नस्ल के नज़रिए से ही देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर वो एक जो खलीज पैदा हो गई है जिसकी वजह से मसाइल दरपेश हैं? हर दौर जो है वो नए दौर को बुरा कहती है। यानी हमारे जो दादा थे वो ये कहते थे कि मेरा ज़माना तुमने नहीं देखा। फिर मेरे वालिद साहब आए, उन्होंने कहा भाई हमारे ज़माने में क्या होता था वो तुम लोग नहीं पहुंच सकते। अब हम लोग इस दौर में हैं
अब हम लोग भी अपने बच्चों से ये कहेंगे क्या दौर था भाई, क्या मुशायरे होते थे, क्या लोग थे। तो ये सिलसिला शुरू से इब्तिदा से चला आ रहा है। इससे आप नहीं अलग हो सकते, ना हम अलग हो सकते। क्या बात। हमारे नए लोग जो हैं वो हमसे बहुत ज़हीन हैं, बहुत अक्लमंद हैं। ये अलग बात है कि अब आप इस पैराए में आप देखें कि हमारे ज़माने में जो तहजीब थी, अब वो लड़के वो तहजीब याफ्ता नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। उनकी जो तहजीब थी उसकी पासदारी हम भी नहीं कर रहे हैं। क्या आप कभी इस बात का तसव्वुर कर सकते थे कि सड़क के किनारे खड़े होकर आप पकौड़े खाएं? नहीं कर सकते थे। हमारे बाप दादा कभी उनको उनकी जो हैसियत थी या उनका जो माशरा था इस बात की इजाज़त नहीं। उस दौर में तो बाजार भी एक बड़ी, कि ये बाजार में देखा इनको, तो वो भी एक बहुत बुरी बात समझा। बहुत बड़ी बात है कि लोग बाजार तक नहीं जाते थे। आज पता ये चला कि हमारे नए लड़के, हमारी नई बच्चियां वो हर जगह मौजूद हैं और हर चीज़ में आगे आगे पेश हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे इदारे में काम करता हूं जो अक़लियत माइनॉरिटीज़ के का है। एक सर्वे हुआ हमारे यहाँ कि भाई अक़लियतों में पसमानदगी के क्या असबाब हैं, वो पढ़ते लिखते क्यों नहीं, एजुकेशन क्यों नहीं हासिल करते। ये काफ़ी पहले किया इस तरह का एक सर्वे किया, उसकी टीम का मैं लीडर था, मैं इंचार्ज था उसका। पता ये चला कि हमें जो माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट थे, माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड का मतलब ये जहाँ पर अक़लियतों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस जगह लगाया गया। तो और जैसे रामपुर गए हम, मुरादाबाद गए, ये जो खुर्जा गए, तो यहाँ ये तो मालूम हुआ कि क्या बोलते हैं, बच्चा जो है वो इब्तिदा से 8वें दर्जे तक आया, साथ में 9वें दर्जे तक आया, बहुत खींचा तो 10वें तक आया। उसके बाद माँ बाप ने उसको घर पर बैठा लिया। मैं ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ मुसलमानों की। 10वें दर्जे के बाद बैठे। अब उनके वालिदैन से जब मिले और पूछा कि भाई आपका लड़का तो पढ़ने में तेज़ था, आप इसको आगे बढ़ाते, अरे क्या कर लेता, कहीं बाबू हो जाता, कहीं कल अब यहाँ हमारा कारोबार है, हमारे साथ बैठेगा, हमारी दुकान पे बैठेगा, हमारे साथ रहेगा, ये खुद 5 नौकर रखेगा अपने यहाँ। तो जब ये सोच है आपकी, तो ये सोच माफ़ कीजिएगा, आपको मैं बताऊं कि एक ज़माने में मुरादाबाद में सारा ब्रास का काम जो था वो माइनॉरिटीज़ अक़लियत के हाथ में था। अब पता ये चला कि तालीम की कमी की वजह से वही लोग अब अपनी ही फैक्ट्री में नौकर हो गए और दूसरे लोग जो पढ़े लिखे थे वो ऊपर आ गए। इल्म के साथ साथ तिजारत करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, आपके कहने का मतलब यही है। जी 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 जी। तो आपने इसमें कोई शेर कहा? मैंने तो शेर हालात हाजरा पर बहुत कहे, मैं कुछ शेर सुना रहा हूँ आपको कि मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। हज़रात ख़ास तौर से ये शेर देखें, ये हमारे दौर का बहुत कड़वा सच है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे। क्या बात, वाह 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 वाह। हाथ पैर सलामत रहे। हाँ। खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे, वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते। खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे, क्या बात है, वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं। और अजीब दौर है गुर्बत की सरबलंदी का। क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। अजीब दौर है गुर्बत की सरबलंदी का, पढ़ाई छोड़ के बच्चे कमाने लगते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो जो बात कही आपने, बिल्कुल। पढ़ाई छोड़ के बच्चे कमाने लगते हैं। और ये आज के जमाने का शेर कि नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना। क्या बात है, वाह। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। नाजरीन देखिए, जिंदगी के मसाइल पर 4 मिसरों में एक शायर कितनी बेहतरीन उसकी अक्कासी कर सकता है, यह भी आपने मलिकजादा जावेद साहब के कलाम से देख लिया। और मैं फिर चाहूँगा
इकबाल अशर साहब से कि हमें ब्रेक पे ले जाए एक शेर के साथ। चांद उभरते हैं डूब जाते हैं, चांद उभरते हैं डूब जाते हैं, रात सदियों से बेसहारा है। क्या बात, चांद उभरते हैं डूब जाते हैं, रात सदियों से बेसहारा है। इस रात की किस्मत में कोई सूरज दिखेंगे इस मुख्तसर वक्त के बाद। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हमारे मसाइल में हम हसास जहनों के साथ मौजूद हैं और हमारे दरमियान चार अहम शायर मौजूद हैं जो हमारे मसाइल पर अपने नज़रिए से गौर कर रहे हैं। कोई सवाल है हमारे दरमियान? एक इकबाल साहब से सवाल है। माशाल्लाह आपका नाम ही काफ़ी अपने आप में शोहरत लिए हुए अल्लामा इकबाल साहब का भी नाम यही था। तो जिस तरह के शेर वो लिखते थे यूथ के लिए लिखते थे और बेसिकली इस्लामिक यूथ के लिए लिखते थे, तो उस चीज़ की हमें आजकल काफ़ी कमी महसूस होती है। आज से 100 साल पहले जो चीज़ वो लिख गए आज के टाइम में वो चीज़ मिलनी मुश्किल हो गई है। अल्लामा इकबाल ने इस कौम के कसीदे नहीं लिखे, अल्लामा इकबाल ने हमेशा तंज किया है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था सदियों में नमाजी हो ना सका। ये शेर अल्लामा इकबाल का। या मैं जो सरबा सजदा कभी हुआ तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सना माशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। उन्होंने हमेशा तंज किया और अपनी ज़ात की तरफ उंगली इस तरह उठा के किया। तो मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल को समझने के लिए अभी एक वक्त दरकार है। अभी तो उनका बंटवारा हो रहा है। बदनसीबी की बात यह है, अब एक आवाज़ है कुछ इस तरह की भी आने लगी है कि अल्लामा इकबाल तो पाकिस्तान के शायर थे, या अल्लामा इकबाल तो पाकिस्तान के हामी थे, या पाकिस्तान का तस्वुर उन्होंने पेश किया था। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी, जो शायर ये लिख कर गया हो कि सारे जहाँ से अच्छा, उस पर भी तरह तरह के सवाल लग रहे हैं। बहरहाल अल्लामा इकबाल को मैं समझता हूँ कि अभी समझने के लिए वक्त दरकार है और समझाने के लिए भी वक्त दरकार है। हमें ये चाहिए कि अल्लामा इकबाल को की तफ़हीम के सिलसिले में कुछ ऐसी किताबें ज़रूर लिखें हम लोग, या हम अपनी एकेडमीज से कहें, अपने उर्दू इदारों से दरख्वास्त करें कि अल्लामा इकबाल को लोग उनकी जो शायरी की रूह है वहाँ तक पहुँच सकें। अभी तो हम सिर्फ उनके नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह लगाकर जो है मुतमईन हो जाते हैं। हम अभी अल्लामा इकबाल की शायरी तक पहुँचे नहीं। बहरहाल इंस्पायर रहते हैं। अगर मेरे यहाँ कहीं कोई रमक आप महसूस करें कि कौम के हवाले से कोई तड़प है, कोई बेचैनी है, तो मैं समझता हूँ कि इसका नक्श अव्वल अल्लामा इकबाल ही थे और हम ये असरात उनकी शायरी से मुसलसल कबूल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। मजाज साहब ने एक शेर कहा था ख़वातीन के हवाले से कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल का एक परचम बना ली थी तो अच्छा था। ये इस शेर से आप क्या समझती हैं, आपके क्या ख्यालात हैं इस शेर में? वो परचम आप लेके चल रही हैं अपनी शायरी में कि नहीं, सवाल ये है असल में। उन्होंने जो कहा होगा हो सकता है इस वक्त के लिए कहा होगा, मगर हमारी शायरी में कई रुख होते हैं,
कोई किस तरीके से सोचता है, कोई किस तरीके से सोचता है। आप उसी शेर को कई रंग में ले जाते होगे। हो सकता है आप ये भी सोच रहे होगे कि रुपट्टे की बात हो रही है, क्यों से आप रुपट्टा ओढ़ के क्यों नहीं चलती, आप रुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ती। मगर ये भी है कि परचम की बात हो रही है तो हम देश के तिरंगे की भी बात कर रहे हैं, हम देश के लिए भी हैं, तो इसलिए देश का परचम भी तो अहमियत सबसे ज़्यादा रखता है, वो भी। और हमारा सर ढका होना इस्लाम में, वो भी मैं उसको कबूल करती हूँ कि वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए ये दोनों रुख हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो शायरी क्या हमारी धर्मों में बढ़ गई है क्या? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। शायरी हाँ। हमारी आज के उसमें कोई मजा नहीं है जो पहले मजा था। धर्मों की तरह बांट दिया है शायरी को भी। मैं आपको बता, और मैं इसके लिए एक लाइन कहना चाह रहा हूँ। हाँ, इनकी बात सुन ले। सबके धर्म है अच्छे, सबके धर्म है पाक, कोई मिल जाता है मिट्टी में, कोई बन जाता है राख। वाह वाह वाह। जो लोग मजहब को बांट रहे हैं वो बांट रहे होंगे, मैं देशभक्ति की शायरी भी करती हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, और वफादारी का आईना मैं हो जाऊंगी। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, चहीती बेटी, ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, चहीती बेटी, एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और सुनाना चाहती हूँ। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, ना धन देना, किरण देना, सुमन देना, चमन देना, ना धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। मतला समात करें, दिल्ली से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मतला समात करें। अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, गज़लें तो सुनाते हैं बस मीर के शैदाई। जैसा सवाल इकबाल साहब से किया गया था, ये मतलब अब शेर समात कीजिए जिसके लिए हमें यहाँ बुलाया गया। कुछ और तबाही से, शायरी इशारे का नाम है, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगी, आप समझ जाएंगे, वहीं पहुँचना चाहिए आप शेर। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई। जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई। और ये शेर भी समात करें। हम एशिया वालों की अल्लाह हिफाजत कर, हम एशिया वालों की अल्लाह हिफाजत कर, मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाई। मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाई। और शेर बतौर खास समात करें। तलवार जहेज़ों की चलती रही सीने पर,
जलती रही कि दुल्हन बजती रही क्या बात शहनाई। है, वाह, वाह, बहुत शुक्रिया। जलती रही कि दुल्हन बजती रही शहनाई, मजनू की तरह शायद थे मीर भी दीवाने, मजनू की तरह शायद थे मीर भी दीवाने, हर बात मोहब्बत की मरहूम ने क्या फरमाई। बात है, वाह, वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, मोहब्बत की मरहूम ने फरमाई, वाह। मरहूम ने फरमाई। शेर बतौर खास दुआएं चाहती हूँ राइस से भी। एक उम्र में आते हैं आदाब मोहब्बत के, एक उम्र में आते हैं आप एड्रेस दे दीजिएगा, हम उसको पहुंचा आदाब देंगे। मोहब्बत के, लम्हों में नहीं होती सदियों की शनासाई। एक उम्र में आते हैं आदाब मोहब्बत के, लम्हों में नहीं होती सदियों की शनासाई, लम्हों में नहीं होती सदियों की शनासाई। नाज़रीन, आपने देखा कि एक गज़ल में एक शायर अपने समाज की जो बुराइयां हैं उनको लेकर आता है, एशिया की जो परेशानियां हैं, उनके जो मसाइल हैं उन पर भी लेकर आता है, और अमेरिका जो कुछ कर रहा है उसका जो जुनून है उसको भी आपके सामने लेकर आ जाता है। तो एक गज़ल जो है तमाम मसाइल को उन पर अहाता करती है, और उसके बावजूद अगर हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, शायर तो आपको एक इशारा देता है, काम आपको सारा करना होता है। जावेद साहब, हमें जाना है ब्रेक पर। मैं चाहता हूं कि आप दो शेर अपने सुनाएं और हम लोग वक्फे पे चले जाएं, जिसमें हमारे मसाइल नजर आए। कि अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है। क्या बात है, वाह। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूं मुझे दिखता बहुत। क्या बात है, वाह 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 वाह। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूं मुझे दिखता बहुत है। वाह वाह वाह। और अपने बुजुर्गों से मुझे शिकायत है, एक बहुत पहले एक बंटवारा हुआ जिसका खमियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। अब मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ, उस हिजरत को इस हिजरत से जोड़ा है कि जो डिग्रियां लेके हमारे नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके दूसरे मुल्कों में नौकरी करने जा रहे हैं, उस हिजरत को इस हिजरत से जोड़ा है। मैं जुगनू हूँ मुझे दिखता बहुत है, वतन को छोड़कर हरगिज न जाना। वाह वाह वाह। वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, मुहाजिर आंख में चुपता बहुत। वाह 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 वाह। वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, क्या बात है, क्या बात। मुहाजिर आंख में चुपता बहुत है। वाह वाह वाह। और चलते चलते ये शेर सुन ले कि मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, सभी से झुक के जो मिलता बहुत। इस मशवरे के बाद मेरे कहने को कुछ नहीं रहा, हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। आप तब तक होशियार रहिएगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हमारे मसाइल में आज हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ नज़रिए से अपने मसाइल पर। हमारे दरमियान शायर मौजूद हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। एक सवाल पूछना चाहते थे उधर से जी। मैं शायरी से अगर इस बात को कहूँ तो बेटी है तो वो रहमत है, बीवी है तो वो चाहत है, और माँ है तो फिर वो जन्नत है। तो बेटी से लेकर माँ तक का मुकाम इस्लाम ने समझाया, और इस्लाम के एतबार से सबसे ज़्यादा मुकाम जो दिया गया है वो औरतों को दिया गया है। तो क्या NGO वाले, पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ ट्रम्प कार्ड खेला है औरतों को लेके, क्या उन्होंने ऐसा परसेप्शन बनाया है लड़कियों के या औरतों के दिलों या दिमाग में कि उनको सोसाइटी में कम आका जाता है, या उनकी खुद की ये सोच है? कोई भी औरत जो है ना वो किसी के पढ़ाई से नहीं बोलती कि हमको कमतर बोला गया है। पहले के ज़माने में मर्द औरतों को मारते तक थे, और इस बात की तो मेरी नानी खुद बताती हैं कि मेरे देख बेटा यहाँ हड्डी टूटी हुई है, ये टूटे थे, नाना इतनी बुरी तरीके से शराब पी के आते थे, मारते थे। आज के आदमी हाथ उठा नहीं सकते हो, और उठाएंगे भी क्यों? आज की लड़कियां इतनी ज़बरदस्त हैं कि वो उल्टा उसी को जड़ देगी। तो इसे अब ऐसी कमज़ोरी नहीं है, खैर कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। और जहाँ तालीम है तो वहाँ तो ऐसी हरकतें हो भी नहीं सकती। मगर ये हदीस में तो हमें बहुत दर्जा ऊपर दिया गया है, यहाँ तक कि माँ का दर्जा सबसे बड़ा दर्जा है, इससे अच्छा कोई रिश्ता नहीं है। मगर कभी समझा गया? आप खुद बता दीजिए। पहले अभी भी कहीं कहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, ज्यादातर अगर इसको और हमें मर्दों को मेरे ख्याल से मिलजुल के इसको दूर करना पड़ेगा, तभी ये जो है खातून के ऊपर जो जुल्म सितम कम होगा। हम सबकी गलतियां हैं इसमें। खाली अगर भाई है तो उसको भी समझना है कि बीवी जो है आपकी, मतलब अब अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं करते हैं। और अब तो औरत को बिल्कुल आपने वही वाला हाल कर दिया जो अमेरिका में हो रहा है कि बीवियों को ऐसे बदलते हैं जैसे कोई शर्ट बदलता है। तो अब हमारे हिंदुस्तान में भी आ गया ये कल्चर कि एक रख ली, 2 रख ली, 3 रख ली, 4 रख ली। क्यों? हमारे तो मजहब में है, इस्लाम में लिखा हुआ है। पहले पढ़ के तो आओ मजहब में इस्लाम में क्यों लिखी थी, किस लिए लिखी थी, किस तरीके से लिखी थी, उनकी ज़रूरत है। उस वक्त कितनी जंगें होती थी, आदमी कम थे, औरतें ज़्यादा थी। उनकी ज़रूरत के लिए, उनके बच्चे पालने के लिए, उनके घर चलाने के लिए 2-2, 4-4 शादियाँ की जाती थी। अब जो है ऐसी तो ज़रूरत नहीं है, मगर क्या है, जिस्मानी जो घटियापन आ गया है दिमाग में लोगों के, वो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे इस्लाम का। ये थोड़ी है कि आपने एक की और एक छोड़ दी, उसके बच्चे भटक रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं, उनको खाने को भी नसीब नहीं हो रहा है, आपने दूसरी शादी कर ली, फिर तीसरी कर ली, उसे छोड़ दिया, चौथी कर ली। क्यों कर ली? क्या हमारे इस्लाम ने ये लिखा था? मेरा कोई सवाल नहीं है, सिर्फ सारी ऑडियंस की तरफ से एक खुशी का इजहार है कि इस बज़्म में हम 5 शख्सियात से मिल रहे हैं, अशर साहब, अनस जी, जावेद जी और नश्तर जी और मुनव्वर साहब। तो 4 मिसरे इनके इस्तकबाल के लिए हैं कि हम आ गए हैं बज़्म मुनव्वर में आज सब, हम आ गए हैं बज़्म मुनव्वर में आज सब, इस बज़्म में अशर के हम अशार से मिले, इस बज़्म में अशर के हम अशार से मिले, नश्तर मिले, अना मिली, जावेद भी मिले, तहसीन सर के साथ परिवार से मिले। आपने मेरे गुस्से को ठंडा कर दिया, बहुत अच्छी बात। देखिए नाज़रीन, हमारे दरमियान कैसी कैसी शख्सियतें अक्सर सामीन में मौजूद होती हैं। इन्होंने फिलबदी जो शेर कहा है, यकीनन वो बहुत ही पाए का शेर। अभी अन्ना जी ने बोला कि मैं पक्की हिंदुस्तानी हूँ, हर आदमी को जो है अपने लिए बताना पड़ रहा, तो इसलिए आप क्या राय देना चाहेंगे? मतलब जब हिंदुस्तानी है तो हर आदमी हिंदुस्तानी है, फिर इजहार क्यों करना पड़ रहा है? जैसे मैं कुछ अलग हट के ये बात कहूँगा और कुछ मिसाल के साथ दूंगा। मैं नोएडा में रहता हूँ।
नोएडा में एक अपार्टमेंट है नीलगिरी 1, उसमें 151 मकान और उसमें अकेला मैं मुसलमान, 150 घर हमारे गैर मुस्लिम भाई वहां रहते हैं। लेकिन कभी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो मुझे इस नज़र से देख रहे हैं या किसी तरह का भेदभाव कर रहे हैं, कभी मुझे एहसास नहीं हुआ। यहाँ तक होता है कि जो हमारी RWA की सोसाइटी है, वो सोसाइटी अगर मैं कुछ कह दूँ तो दूसरों की बात, अपने लोगों की बात वो टाल, अरे भाई जावेद साहब ने कहा है इसको कर। ये चीज़ होता है कि आपको अपना किरदार उनके सामने ऐसा पेश करना होता है। और क्योंकि हमारे उनके दरमियान में एक खाई सी है, हमारे यहाँ ईद बकरीद में या उनके यहाँ के किसी तीज त्यौहार में जिस तरीके से जितनी अक्सरियत तो वो है और जिस तरह से हम लोग नहीं जाते, तो ये फासला धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो मैं ये गुजारिश इस हमारे मसाइल के हवाले से ज़रूर कहूँगा, सब लोगों से कहूँगा, हमारे नाजरीन से भी कहूँगा और आप तमाम लोगों से कहता हूँ, अगर आपका हमसाया है, हमसाए के लिए कोई क़ैद नहीं है कि मुसलमानी हो। अगर आपका हमसाया हो किसी मज़हब का, अगर उसका कोई तीज त्यौहार, कोई खुशी, कोई गम हो, तो आपको सबसे पहले पहुंचना चाहिए। अच्छी बात। और आप वहां पहुंच के उसकी खैरियत पूछ लीजिए। जिंदगी भर वो आदमी अगर इंसान होगा तो आपका गुलाम हो जाएगा। सही बात। यही किरदार जो है हमें सियासत में भी और वैसे भी पेश। एक मिसाल और दे रहा हूं, एक सियासी पार्टी है हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से 2-4 सूबे हैं उसमें है, तो वहाँ ये होता है कि हमने देखा भी है, सुना भी है कि जो उसके सुप्रीम जो है वो कुर्सी पर बैठते हैं, बाकी लोग ज़मीन पर बैठते हैं। लेकिन जब वक्त आता है तो वो तमाम लोग जाके वहाँ वोट दे आते हैं उसी को। इतना करेज नहीं है हमारे अंदर। अगर हमारा कोई कायद बैठ जाए और बाकी लोगों को ज़मीन पर बैठाल दे, तो आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा हंगामा हम ही लोग बर्पा करेंगे, समझे। आप अपने, अभी आप कायद की बात सुन रहे थे, इन्होंने हमारे इकबाल अशर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हम कायद क्यों नहीं पैदा कर सके। कायद हम इसलिए नहीं पैदा कर सके कि हम अपने कायद में पैगंबराना सिफात देखना चाहते हैं। नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो, शरा का पाबंद हो, समझे। हाँ, और अगर जरा सा वो पैंट बुशर्ट और कायदे का मॉडल हुआ तो 10 इल्ज़ाम जो है हमारे लोग लगा देते हैं। अरे भाई, ये नेता है आपका, ये कोई आपका मजहबी रहनुमा नहीं है। जो दूसरे लोग जो हैं उनके साथ उनके कायद बुरा सलूक करते हैं, लेकिन वो उनके फॉलोअर होते हैं, उनके मद्दा होते हैं और उन्हीं को वोट देते हैं। तो आप अपने कायद में ये तमाम चीज़ें मत तलाश कीजिए, बस ये तलाश कीजिए कि ये हमें कहाँ तक ले जाता है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। अगर ये हमारे लिए लड़ सकता है कहीं जाके, तो यही हमारा कायद है, उसके अंदर बाकी चीज़ें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगर हम अपने मसाइल को आप लोगों के जरिए हल करना चाहें तो क्या रास्ता है, और शायरी में आप कैसे कहेंगे? देखिए, आलम यह है कि गौ रक्षक हो, फसादी हो के आतंकी हो, जुर्म साबित ही नहीं होता श्रीमानों पर। छूट जाते हैं अदालत से हजारों मुजरिम, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। क्या ये सब कहना अलग है कि जावेद भाई ने बताया कि ऐसे रहते हैं, हम वैसे रहते हैं, लेकिन जब सियासत आती है तो पहलू यही निकल के आता है। दाढ़ी, टोपी और पेशानी पे सजदों के निशान, ये मेरा हुलिया ही मेरा अपना दुश्मन बन गया। और मेरे औजारों में शामिल एक लंबा पेचकस, जब दरोगा ने निकाला AK-56 बन गया। नाज़रीन, बस ये वक्त यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि इकबाल अशर साहब अपनी एक गज़ल से जो है तरन्नुम के साथ पेश कर दें और उसी पर जो है आज के हमारे मसाइल का अख्ताम होगा।
मुझे इजाजत दीजिए। आप तमाम हजरात का शुक्रिया यहाँ आने के लिए, आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, ये हमने एक तजुर्बा किया है छोटा सा हमारे मसाइल में। हमें यकीन है अगर ये आपको पसंद आया तो हम इस तरह शायरों को जहमत देते रहेंगे ताकि आप भी उनके नज़रिए से हमारे मसाइल को देखिए, क्योंकि बहुत गहराई से ये लोग जो है हमारे मसाइल पर अपनी तवज्जो फरमाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इकबाल अशर साहब। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी, ठहरी ठहरी सी